सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिनों उन्होंने पूरे पाठ पर चर्चा की थी और चर्चा करने के दौरान सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में जाना था, सालिम अली की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं कैसी थी या उनका व्यक्तित्व कैसा था, साथ ही साथ उस समय के जो राजनेता थे उनका स्वभाव या उनका आचरण या उनका व्यवहार कैसा था, किस प्रकार वो मिट्टी से जुड़े हुए नेता थे। इन सभी विषयों की पिछली कक्षाओं में चर्चा हो चुकी है विस्तार से। इस क्रम में हम लोगों ने थोड़ी सी पौराणिक घटनाओं पर भी चर्चा की थी, यानी श्री कृष्ण की जो बाल लीला स्थली रही है, बाल क्रीड़ा स्थली रही है या रासलीलाओं की जो जगह रही है, स्थान विशेष रहा है वृंदावन, उसके बारे में भी चर्चा हम लोगों ने की थी। आज हम लोग करेंगे प्रश्नोत्तर चर्चा, यानी जो प्रश्न है उसके उत्तरों पर आज बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, पहला ही प्रश्न है जो कि आपका आखिर में जाकर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे सालिम अली पक्षी प्रेमी बने थे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें एक पक्षी प्रेमी बना दिया। तो उन्होंने पढ़ा था कि बचपन के दिनों में उनके एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया चिड़िया घायल हो जाती है या जख्मी हो जाती है। इस घटना से वो इतने प्रभावित हुए थे, यानी हुए मैंने सालिम अली, कि इस घटना ने उनके पूरे जीवन की दशा और दिशा को ही बदल दिया था। माने पक्षियों के प्रति उनके मन में आत्मीयता या अपनापन हम कहें, उसकी भावना जागृत हुई थी। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। तो घटना आप लोग को याद करना होगा कि सालिम अली ने क्या कहा था चौधरी चरण सिंह से। उन्होंने कहा था कि राजस्थान की जो रेतीली हवाएं हैं, यानी रेगिस्तान से जो गर्म हवाएं जो आएंगी वो क्या करेंगे, केरल की साइलेंट वैली को प्रभावित करेंगे। जैसे तुम जानते हैं, जब गर्म हवाएं जब लगती है तो क्या होता है, वो प्रकृति हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी जो भी हो, सबको प्रभावित करती है। वो गर्म होगी, उसमें एक ताप होगा, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो एक हानिकारक हवा होगी, जिसके कारण क्या होगा, प्रकृति तो नष्ट होगी, जो भी उस साइलेंट वैली में रहने वाले जीव जंतु होंगे उन्हें भी वहां से पलायन करना पड़ेगा। तो जब इन घटनाओं को विस्तार से सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह को बताया था कि इससे कैसे और क्या क्या नुकसान हो सकता है, इन सभी कारणों से चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई थी। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। इस पंक्ति पे मैंने पढ़ाने के दौरान चर्चा की थी, फिर भी बता दे रहा हूं आप लोग को, क्योंकि डीएच लॉरेंस का अधिकांश समय जो था वो उन गौरैया चिड़ियों के साथ ही कटता था और उनमें और गौरैया चिड़ियों में एक ऐसी आत्मीयता, एक ऐसा अपनापन, एक ऐसा बंधन तैयार हो गया था कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे थे। यही कारण है कि फ्रीडा लॉरेंस ये कथन करती है। अब देखिए, आज से स्पष्ट यानी व्याख्या करने की पंक्तियों की, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारे पाठ्य पुस्तक सावले सपनों की याद से ली गई है, जिसके रचनाकार जावेद हुसैन जी है। अब देखिए, प्रसंग क्या है, वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अब यहां व्याख्या करना है। प्रसंग क्या था कि सालिम अली के पक्षी प्रेम के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं कि वो पक्षी प्रेमी कैसे बने, तो उनकी तुलना किससे की जा रही है, डीएच लॉरेंस से की जा रही है। तो ये हो गया प्रसंग। अब व्याख्या क्या होगी कि सालिम अली जिस प्रकार पक्षियों को लेकर सोचती थी, उनके कल्याण के बारे में हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करते रहते थे, इन उनकी भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो जब वो ये प्रक्रियाओं से गुजर रहे थे, जब वो ये कार्य कर रहे थे अपने जीवन क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र विशेष में जो कुछ हैसियत या कुछ प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी जो थे, पक्षियों को लेकर काम करने वाले जो लोग थे, उसमें सबसे प्रसिद्धों में से एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे डीएच लॉरेंस। तो कहीं ना कहीं उनकी तुलना उनसे की जा रही थी।
यानी ये जो नैसर्गिक जो हमारी जिंदगी है, हमारा जो नैसर्गिक ये जो जीवन है, यानी सहज स्वाभाविक, माने ये हमारे आचरण व्यवहार हम सबके भीतर ही होना चाहिए। हमें सभी को पशु पक्षियों को लेकर सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। माने इन घटनाओं को हमें अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना लेना चाहिए। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सके। मैंने बार बार बताया था आप लोगों को कि यहाँ जीवन की सच्चाई है, जो जीवन का जो सत्य है, उसकी तरफ इशारा करने का प्रयास किया गया कि जीवन और मृत्यु हम मनुष्यों के हाथ में नहीं है। जिस प्रकार ना तो हम किसी को जन्म दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, वो सब ईश्वर की कृपा है। एक अज्ञात सत्ता या शक्ति जो भी कह ले, हम अगर नहीं मानते ईश्वर को, सब उनके हाथों में है, जिसकी वजह से ही हम जन्म लेते हैं विभिन्न जीव जंतुओं के रूप में। उसी प्रकार मृत्यु भी हमारी अपने हाथों में नहीं होती। अन्यथा कई कथन आप लोगों ने पढ़े हो, उसमें से एक प्रसिद्ध कथन मैं बता दे रहा हूं कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। क्या कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। माने यहाँ पे क्या है, जिसको बचाने वाले ईश्वर उसको कोई मार सकता नहीं। बाल न बाका कर सके जग जो बैरी हो, माने उसका कोई तनिक भी अहित भी नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, भले ही पूरा संसार ही उसका शत्रु क्यों न हो जाए, जग जो बैरी हो। तो जब ये कथन कहा जाए, इसका अर्थ ही यही है। यहाँ पे भी देखिए ईश्वर एक अज्ञात सत्ता की ओर इशारा किया गया है। तो इसीलिए हम चाहकर भी किसी मृत व्यक्ति को अपने धड़कने देकर, अपने शरीर की हरारतें देकर भी जीवित नहीं कर सकते। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। देखिए कहा गया है कि सिमटे तो दिले आसिफ फैले तो जमाना है। गालिब ने जो ये कथन कहा था, क्यों कहा था? मैंने हमें हमेशा अपना एक व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमारी सोच, हमारी मानसिकता संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, एक सीमित दायरे तक नहीं होनी चाहिए, व्यापक होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वह जो देखते हैं हम सागरों में, जो बीच बीच में एक जो टापू होते हैं, मैंने एक छोटा स्थान, एक सीमित विशेष दायरे में तो सीमित है, वो बजाय वो सागर थे, अथाह सागर। मैंने उनका हृदय विशाल था। वो मनुष्य तो मनुष्य सभी पशु पक्षियों प्रकृति के बारे में भी विचार करते थे, सोचते थे। अगला प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की क्या विशेषता है। तो भाषा तो आप देख ही रहे, पहले लिखेगा सहज सरल स्वाभाविक है। कई जगहों पे जो है अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का उपयोग देखने को मिल रहा है हिंदी के अलावा। कई जगहों पे जो मुहावरे हैं, कई जगहों पे ऐसे शब्द हैं जिसमें एक अर्थ गंभीरता छुपी हुई है। ये सारी इनकी भाषा की विशेषता है। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे अपने शब्दों में लिखे। तो आरंभ से लेकर अंत तक में हम लोगों ने देखा कि दुबले पतले काटे के थे, लेकिन गले में दूरबीन लगाए हुए वो जो अनवरत मैंने लगातार जब तक जीवित थे पक्षियों के लिए ही काम कर रहे थे। इस सारे उनके जो जीवन की विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को यहाँ पे लिखना है। और अंतिम प्रश्न है, सांवले सपनों की या शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। आरंभ मैंने इस पर चर्चा की थी, शीर्षक की सार्थकता ही तो कि सालिम अली हमारे बीच नहीं है, अब उनकी यादें रह गई, वो यादें भी क्या है, धुंधली हो गई है। मैंने धीरे धीरे हम उसे भूलते जा रहे हैं। मैंने एक सपनों की तरह, जब से हम सपने देखते तो क्या होता है, सुबह जब उठते तो कई बार सपने पूरी तरह से याद ही नहीं होते, उसकी कुछ घटनाएं या कुछ प्रसंग या कुछ हिस्से याद रहते हैं। उसीलिए यह शीर्षक क्या है, सार्थक है, क्योंकि घटनाक्रम में हम लोग कहते हैं ना, धीरे धीरे सालिम अली को भूलते ही जा रहे हैं। इसके अलावा एक है जो रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता भी को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, कि आप कैसे प्रकृति को बचाइएगा, कैसे सुरक्षा कीजिएगा, इस पाठ में तो बता ही दिया गया है। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार प्रकृति का हम शोषण करते हैं, उसका दोहन करते हैं, तो प्रकृति हमें माफ नहीं करती है। कहीं ना कहीं उसकी भी तो एक सीमा है। उस सीमाओं का जब हम उल्लंघन कर जाएंगे तो थोड़ी वो माफ करेगी हमें। हम भले करते, धरती हमारी माँ है, प्रकृति है, तो इन सबको अगर हम सम्मान नहीं देंगे, इनकी सुरक्षा के प्रति हम सजग नहीं होंगे, सचेत नहीं होंगे,
तो उसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ा। और वर्तमान की हम लोगों की जो जीवन शैली हो गई है, देखिए हम किन किन समस्याओं से ग्रस्त हैं, कैसी कैसी समस्याएं हमारे सामने भयावह रूप धारण करके आ रही है। ये सब हम लोगों की अपनी ही गलतियों का नतीजा है, परिणाम है। तो आज एक अच्छा ही समाप्त होती है। इसके अलावा भी कुछ पंक्तियां जो नीचे दी गई हैं पाठक तक, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक कविता वगैरह है, ठीक, क्या उससे संबंधित ही है। तो आज ये पाठ आज आप लोगों का समाप्त हो गया। प्रश्नोत्तर पे भी मैंने चर्चा कर दी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आपका जो ई पोर्टल है उसके माध्यम से हम मुझसे प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। धन्यवाद।